दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो कोई आम भूतिया कहानी नहीं, बल्कि खुद में हॉरर हाउस है, जिसे देखने के लिए समय के साथ साथ आपको जिगर की भी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि इस मूवी की कहानी इतनी खौफनाक थी कि रिलीज होते ही इसने दर्शकों के साथ साथ द नन और कंज्यूरिंग जैसी फिल्मों को भी पानी पिला दिया। इसके सस्पेंस और लास्ट सेकंड थ्रिलर ने सिनेमा घर में बत्ती बुझाकर बैठे फैंस के धागे खोल दिए और शायद इसी वजह से इस मूवी को 2024 में रिलीज किया गया, अब तक की सबसे डरावनी मूवी का खिताब हासिल किया। अगर आप भी मेरी तरह हॉरर फिल्मों के दीवाने हैं तो बेशक दिल थामकर बैठ जाइए, क्योंकि आने वाले कुछ मिनट्स का सफर आपको वाकई सनसनीखेज दुनिया में लेकर जाने वाला है। मूवी का नाम है लॉन्ग लेग्स और इसकी IMDb रेटिंग है 7.2। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी इस कहानी की शुरुआत 1974 के दरमियान ओरेगन स्टेट से होती है। यहाँ हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में पढ़ रही होती है। तभी उसे खिड़की के बाहर एक गाड़ी नजर आती है। वो अपना पोलराइड कैमरा लेकर बाहर आती है तो गाड़ी में कोई नहीं था। इस दौरान पीछे से एक अनजान आवाज आती है। बच्ची पीछे मुड़कर देखती है तो एक डरावना शख्स उसके साथ खड़ा था। ये आदमी देखने में बर्फ के जैसे पूरी तरह से व्हाइट था। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर की नसें सूखकर सफेद हो गई हों। वो आदमी बच्ची से कहता है कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है और फिर जोर जोर से किसी शैतानों की तरह हंसने लगता है। यहीं से हमारी कहानी सीधे 16 साल बाद 1990 के दौर में आ जाती है, जहां एक खुफिया कमरे में आप ढेर सारे FBI एजेंट्स को देखते हैं और उन्हीं में से एक थी ली हैरकर। ये सभी लोग एक खूंखार हत्यारे को पकड़ने की प्लानिंग कर रहे थे, जिसके बाद ली अपने एक साथी के साथ उस हत्यारे को ढूंढने के लिए शहर के रोड पर निकल पड़ती है। थोड़ी ही देर में उसे एक गुमनाम घर दिखता है, जिसे देखकर ली को महसूस होता है कि अपराधी इस घर में ही है। वो ये बात अपने साथी को बताती है, मगर ऑफिसर उसकी बात को बेहद हल्के में ले लेता है और बिना किसी प्रिकॉशन के घर के भीतर चेक करने जाता है, जिसके कारण घर के अंदर से एक गोली सीधे उसके भेजे में लगती है और वो वहीं पर मौत की नींद सो जाता है। यानी कि ली का अंदाजा बिल्कुल ठीक था, कातिल उसी घर में है। इसके बाद होशियार ली सारी सावधानी बरतते हुए घर के अंदर दाखिल होती है और क्रिमिनल को सरेंडर करने पर मजबूर कर देती है। जिसके बाद हम ली को एक रूम में कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट देते हुए देखते हैं और यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि ली के पास एक अनोखी तरह की सुपर पावर है, जिसमें वो अपनी इंट्यूशन के जरिए किसी भी चीज को भांपकर उसका सही अनुमान लगा लेती है, जो कि बिल्कुल सच साबित होता है। ली की इसी प्रतिभा पर उसके सीनियर विलियम कार्टर उसे शहर का अब तक का सबसे अनसुलझा केस सौंपते हैं, जिसमें पिछले 30 सालों में खुफिया तरीके से मौत हुई है। हर केस में सबसे पहले पिता अपने आपे से बाहर होकर पागल हो जाता है और फिर एक एक करके परिवार के हर सदस्य को मौत के घाट उतार देता है, फिर अंत में खुद को भी मार डालता है। और ऐसा अब तक 10 परिवारों के साथ हो चुका था। हैरानी की बात तो ये है कि ये खून इतनी दयनीय तरीके से होते थे कि शरीर में एक दो नहीं बल्कि 40 से 50 बार चाकू से भोंका जाता था, मानो जैसे कोई सदियों पुरानी दुश्मनी निकाल रहा हो। लेकिन सोचने वाली बात तो ये थी कि अगर ये कोई रंजिश होती तो किसी एक ही परिवार के साथ होती। 10-10 परिवारों में इस तरह की वारदात होना वाकई चौंकाने वाली बात थी। और इससे भी ज्यादा इत्तेफाक था इन सभी परिवारों में मिला हुआ एक रहस्यमयी लेटर, जो कि एक सीक्रेट कोड में लिखा गया था। और इन सब में सबसे खास था उसके नीचे लिखा हुआ एक नाम, लॉन्ग लेग्स। यहाँ तक लेटर्स में लिखे गए अक्षर की स्पेलिंग भी एक ही हैंडराइटिंग की है। बस यही बात FBI को खटक जाती है और उन्हें लगता है कि ये जरूर किसी सीरियल किलर का काम है, जो परिवार के एक सदस्य को उकसाकर बाकी अन्य को मारने के लिए मजबूर कर रहा है। और इसी का पता लगाने के लिए कार्टर ने बड़ी ही उम्मीद के साथ ली को ये काम सौंपा था। थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद ली इस केस को लेकर कुछ खुलासे करती है, जैसे कि वारदात के दिन किसी भी घर में फोर्सफुली एंट्री नहीं थी, यानी कि हर एक केस में खुद पिता ही पागल होकर अपने परिवार को मारता है। मतलब कोई तो ऐसा इंसान जरूर था जो इस काम में कातिल की मदद कर रहा था। इसके अलावा जिन जिन घरों में कत्ल हुए हैं उनमें एक 9 साल की बच्ची जरूर थी, जिसका जन्मदिन 14 तारीख को पड़ता था। हालांकि इसमें मंथ अलग हो सकते हैं, लेकिन तारीख एक ही थी। और ये सभी वारदात भी बच्चियों के जन्मदिन के 6 दिन पहले
या फिर बाद के अंदर ही की जाती थी। ये सब सुनकर कार्टर हैरान हो जाता है और 2-4 पैक ज्यादा लगा लेता है, जिससे वो थोड़ा नशे में आ जाता है और ली उसे घर छोड़ने जाती है। वो घर में कार्टर की पत्नी एना और उसकी बेटी रूबी से मिलती है। रूबी ली को अपना घर दिखाती है, साथ ही उसे अपने आने वाले बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट भी करती है। इसके बाद ली अपने घर चली जाती है, जहाँ अब वो अपनी माँ रूथ से कॉल करके उससे बात करती है। बातों बातों में उसके बर्थडे का जिक्र होता है और हमें मालूम पड़ता है कि जल्द ही ली का भी बर्थडे आने वाला है। तभी उसे दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है, पर बाहर देखने पर कोई भी नजर नहीं आता। फिर थोड़ी देर बाद ली को घर की खिड़की से बाहर एक परछाई नजर आती है। वो बंदूक लेकर घर के बाहर जाती है, पर वो परछाई तब तक गायब हो गई थी। मगर तभी उसे कोई अपने घर के अंदर दिखाई देता है और ली जब वापस अपने घर आती है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता सिवाय एक लेटर के, जिसमें लिखा था, इसे 14 जनवरी से पहले मत खोलना। पर ली उस खत को तुरंत खोल देती है, जो कि लॉन्ग लेग्स का था। और तो और वो 9 सर्कल्स ऑफ हेल नाम की एक किताब और कुछ पौराणिक तत्वों के आधार पर लेटर को डिकोड कर लेती है। अगली सुबह उसे कार्टर का कॉल आता है, जो एक और मर्डर साइट पर बुलाता है, जहां लॉन्ग लेग्स ने एक अन्य परिवार का सफाया कर दिया था। परिवार को यहां पर मरे 1 महीने से ज्यादा हो गया था, क्योंकि अगल बगल के लोगों को लगा कि वो ट्रिप पर गए हैं, जिसकी वजह से किसी ने उन पर शक नहीं किया। लेकिन जब 1 महीने के बाद उनकी बॉडी सड़कर बदबू मारने लगी, तब आसपास के लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और ये राज खुल गया। कमाल की बात तो ये थी कि इस परिवार में भी एक 9 साल की बच्ची थी, जिसका जन्मदिन भी 14 तारीख को पड़ता है, जिसे सुनकर कार्टर थोड़ा परेशान था। वहीं ली अपनी माँ रूथ को कॉल लगाकर बताती है कि वो कुछ दिन बहुत ही ज्यादा बिजी रहने वाली है, इसलिए अब सीधे बर्थडे के दिन ही मिलेंगे। रूथ उससे पूछती है कि वो रोज प्रेयर तो कर रही है ना, क्योंकि प्रार्थना ही शैतानों से बचाव का एक रास्ता है। जिस पर ली कहती है कि हाँ मुझे पता है, और फोन रख देती है। अब ली दोबारा से अपनी छानबीन में जुट जाती है और सभी मर्डर्स की तारीख को कैलेंडर से निकालकर एक पेपर पर ड्रॉ करती है, जिससे उसे एक उल्टे ट्रायंगल का शेप मिलता है, जो कि शैतान का निशान था। हालांकि ये ट्रायंगल अभी भी अधूरा था। इसे पूरा करने के लिए एक तारीख मिसिंग थी, और वो थी 13 तारीख, यानी कि आने वाली 13 तारीख को लॉन्ग लेग्स एक और परिवार को अपना शिकार बनाने वाला है। ये सभी बातें वो ऑफिसर कार्टर को बताती है। साथ ही वो ये भी बताती है कि इन सभी लेटर्स में एक चीज का जिक्र लॉन्ग लेग्स ने बार बार किया था, और वो था कैमरा, परिवार को मारने पर मिलने वाला सुकून। दरअसल कैमरा परिवार कुछ साल पहले लॉन्ग लेग्स का शिकार बना था, जहाँ पर परिवार के मुखिया ने अपने घर के सदस्यों को मारा तो था ही, साथ ही घर पर मेहमान आए एक प्रीस्ट को भी मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि केस में एक और अद्भुत चीज हुई थी, और वो ये थी कि उनकी बेटी कैरी एनी का बच जाना। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि मर्डर वाली रात वो हॉस्टल में थी, पर अभी एक पागल खाने में एडमिट है। ये सुनते ही वो लोग सबसे पहले कैमरा परिवार के फार्म हाउस पर जाते हैं, और इन्वेस्टिगेशन में उनके हाथ एक गुड़िया लगती है, जो कि बिल्कुल कैरी एनी की तरह दिख रही थी। फॉरेंसिक लैब में जब डॉल को चेक कराया जाता है, तो उसके सिर के अंदर उन्हें एक लोहे की बॉल मिलती है, जिसके अंदर एक अजीब सा वाइब्रेशन हो रहा था। गजब बात तो ये थी कि इस गुड़िया को हाथ से बनाया गया था। वहीं उस लोहे की बॉल को पकड़ने से ली को कुछ विजन्स आने लगते हैं, जिसमें उसे दिखाई देता है कि एक बुढ़िया इस डॉल को बना रही है। साथ ही साथ कुछ सांप भी दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि जो इंसान इस डॉल को एग्जामिन कर रहा था, उसे भी उसके पास जाकर अपनी पत्नी का नाम सुनाई दे रहा था। इन सब चीजों से ली को अंदाजा लग जाता है कि जरूर हर एक विक्टिम परिवार को इस तरह की डॉल दी गई होगी, जो उनके घर की बेटी से मिलती जुलती होगी। हालांकि कार्टर इस बात पर ली का समर्थन तो नहीं करता, लेकिन उसकी बात को नकार भी नहीं सकता। इसी दौरान कहानी कुछ सेकंड्स के लिए फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर हम लॉन्ग लेग्स को देखते हैं। ये वही शख्स है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो किसी दुकान में एक अजीबोगरीब तरीके से सामान खरीदता है और जाते जाते काउंटर पर बैठी लड़की से उसका जन्मदिन भी पूछता है। फिर वो अपनी गाड़ी में बैठकर जोर जोर से चिल्लाता है। यहाँ से कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ ली और कार्टर कैरी एनी से मिलने के लिए पागल खाने जा रहे होते हैं, जहाँ पता चलता है कि कैरी की हालत पिछले 20 साल से बेकार थी। ना तो वो किसी से बात करती और ना ही किसी के सवालों का जवाब देती। पर कल कुछ अलग हुआ। इन 20 सालों में पहली बार कोई कैरी से मिलने आया था, जिसके बाद से चमत्कारी तरीके से कैरी ठीक हो गई। अब वो पूरी तरीके से तंदुरुस्त है और अच्छे से कोऑपरेट भी कर रही है। लेकिन इन सब में सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जो शख्स इनसे
मिलने आया था उसने अपना नाम ली हार्कर दर्ज किया है, पर ली तो आज पहली बार यहाँ आई थी। यानी कि कल जो व्यक्ति कैरी से मिलकर गया वो कोई और नहीं बल्कि लॉन्गलेग्स ही है और उसे ली के बारे में भी सब कुछ पता है। मतलब दोनों का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। वेल, ली अब कैरी से मिलने उसके कमरे में जाती है और उससे कुछ सवाल पूछती है, जिस पर कैरी काफी उल्टे सीधे जवाब दे रही थी। मगर कल आए शख्स के बारे में पूछने पर वो कहती है कि वो आदमी मेरे लिए भगवान है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, यहाँ तक कि तुम्हें भी मार सकती हूँ। और तो और मैंने तुमको भी पहले कभी देखा है और तुम भी इन सब से जुड़ी हो, बस तुम्हें याद नहीं है। इसके अलावा वो इस बात का भी खुलासा करती है कि आखिर उसके पिता ने कैसे पहले घर आए प्रीस्ट को मारा और फिर उसकी माँ को मौत के घाट उतार दिया। कैरी किसी मैन डाउनस्टेयर्स का भी जिक्र करती है और वो कौन है ये आपको कहानी में आगे समझ आएगा। फिर ली कैरी से घर में मिली उस गुड़िया के बारे में सवाल करती है, लेकिन कैरी ये कहकर मना कर देती है कि वो सब कुछ भूल गई है, ठीक उसी तरह जिस तरह तुम सब कुछ भूल गई हो। वेल, ये सब बातें ली ऑफिसर कार्टर को बताती है और उसे लगता है कि उन डॉल्स में जरूर कुछ है जिससे हत्याएं हो रही हैं, क्योंकि पुराने समय में गुड़ियों पर वशीकरण करके उनसे कुछ भी करवाया जा सकता था। पर कार्टर इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। उल्टा उसे लगने लगता है कि ली का लॉन्ग लेग्स से कोई ना कोई नाता तो जरूर है। उसने पुराने रिकॉर्ड्स में ये भी खंगाला था कि 13 जनवरी 1974 को ली की मां रूथ ने पुलिस स्टेशन पर इस बात की शिकायत की थी कि कोई इंसान उनके घर के नीचे आया है जो बिल्कुल सफेद कलर का था और अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था। दोस्तों, ये बात तब की थी जब ली 9 साल की थी और हैरत की बात तो ये है कि ली का जन्मदिन भी 14 जनवरी को पड़ता है, यानी कि 1974 में ली भी 9 साल की ही होती। लेकिन उसने इन दोनों माँ बेटी को क्यों नहीं मारा? और हमें यहाँ ये भी मालूम पड़ता है कि फिल्म की शुरुआत में जो छोटी बच्ची हमने देखी थी वो कोई और नहीं बल्कि ली ही थी। इसलिए कार्टर ली को उसकी माँ के घर जाकर इन सारी चीजों की तफ्तीश करने को कहता है। क्या पता उसके हाथ कोई सबूत लग जाए या कुछ ऐसा याद आ जाए जो इस केस में काम का हो। यहाँ पर ली अपनी माँ के पास जाती है जो कि काफी विचित्र ढंग से बिहेव कर रही थी। रूथ उससे पूछती है कि क्या तुम अभी भी प्रार्थनाएं करती हो, जिस पर ली मना कर देती है क्योंकि प्रार्थना करने से वो डर जाती है। ये सुनकर रूथ जोर जोर से हंसने लगती है और अपनी बेटी से कहती है कि तुम सही कर रही हो, पूजा पाठ से कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद ली अपनी माँ से लॉन्ग लेग्स के बारे में पूछती है, लेकिन वो बार बार बात को टाल रही थी। इससे ये समझ में आ रहा था कि जरूर रूथ को कुछ तो पता है, लेकिन वो बता नहीं रही। वो बस ली से कहती है कि तुम्हारे बर्थडे की सारी चीजें तुम्हारे कमरे में संभाल कर रखी हैं, तुम जाकर खुद चेक कर लो, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। अब ली अपने कमरे में जाती है जिसमें उसकी बचपन की खींची हुई कुछ फोटोज थी। ये सभी फोटोज उसने अपने पोलराइज्ड कैमरा से क्लिक की थी। इन्हीं तस्वीरों में एक तस्वीर लॉन्ग लेग्स की थी जिसे देखकर ली हक्की बक्की रह जाती है। असल में ये उस वक्त की बात थी जब मूवी के स्टार्ट में 9 साल की ली के पास लॉन्ग लेग्स मिलने आया था। तभी वहाँ रूथ आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो और मेरी बेटी से क्या चाहते हो, जिस पर लॉन्ग लेग्स कहता है या तो तुम मुझे अपने घर में आने दो या फिर मैं अपनी मर्जी से बार बार तुम्हारे घर में आऊंगा। फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ ली लॉन्ग लेग्स की तस्वीर को लेकर ऑफिसर कार्टर को दिखाती है। कार्टर इस फोटो को पूरे शहर में सर्कुलेट करवा देते हैं, जिसकी वजह से आखिरकार पुलिस उसे पकड़ ही लेती है। अब पुलिसिया पूछताछ में मालूम पड़ता है कि उसका असली नाम डेल कॉबेल है और उसकी हरकतें साफ साफ बयां कर रही थी कि वो किसी भगवान की नहीं बल्कि शैतान की पूजा करता है। डेल यानी लॉन्ग लेग्स पुलिस के सारे सवाल का बस एक ही जवाब दे रहा था कि उसे ली हैरकर से मिलना है और वो जोर जोर से उसके लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाने लगता है। हालांकि अमेरिका में शैतान की पूजा करने वालों को अरेस्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि ये कहीं से भी गैर कानूनी नहीं है, लेकिन उसके पास जो किताबें और हैंडराइटिंग मिली हैं, वो सभी लॉन्ग लेग्स की हैंडराइटिंग से मेल खाती हैं। कार्टर को लगता है कि उन्होंने असली मुजरिम को पकड़ लिया, अब डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन ली के मुताबिक खतरा अभी टला नहीं है क्योंकि सभी वारदातों में घर में जबरदस्ती नहीं घुसा गया और दूर दूर तक लॉन्ग लेग्स का उनसे कोई वास्ता नहीं था, यानी कि इसमें कोई दूसरा शख्स भी उनकी मदद कर रहा है। यहाँ तक कि उसके ट्रायंगल को पूरा करने के लिए सिर्फ एक ही तारीख बची थी और वो थी 13 तारीख, जो कि आज है। मतलब आज उसका साथी किसी न किसी को जरूर मारेगा। इसके बाद ली बिना डरे लॉन्ग लेग्स के पास जाती है
जहाँ वो खुद को मिस्टर डाउनस्टेयर्स का दोस्त बताता है। ली उससे पूछती है कि तुम्हारा दूसरा साथी कौन है और डाउनस्टेयर्स कौन है जिसका तुम बार बार नाम ले रहे हो। लॉन्गलेग्स कहता है इसका जवाब तो तुम अपनी माँ से ही जाकर पूछो, वो तुम्हें ज्यादा अच्छे से बता पाएगी। ली बोलती है कि इससे मेरी माँ का क्या लेना देना है और उससे और भी कई सवाल करती है, जिससे तंग आकर लॉन्गलेग्स शैतान का जयकारा लगाकर अपना सर जोर जोर से टेबल पर मारकर वहीं जान दे देता है। उधर ऑफिसर कार्टर को मालूम पड़ता है कि कैरी ने भी अस्पताल की खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी है। अब ली के पास इस रहस्य की गुत्थी सुलझाने के लिए उसकी माँ के अलावा कोई नहीं बचा था, इसलिए वो ऑफिसर ब्राउनी के साथ अपनी माँ के घर जाती है, लेकिन उसकी माँ कहीं भी नहीं थी। ली घर का कोना कोना खंगालती है, मगर उसकी माँ तो ब्राउनी की कार के पीछे खड़ी थी और एक शॉटगन से उसे तुरंत ही मार डालती है। गोली की आवाज सुनकर जब ली खिड़की से झांकती है तो वो अपनी माँ को हाथों में बंदूक के साथ देखती है और ये देखकर दंग रह जाती है। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी माँ किसी का कत्ल कर सकती है। वो भागकर अपनी माँ के पास जाती है जो कि एक डॉल के सामने खड़ी थी। ये डॉल बिल्कुल वैसी ही थी जैसी इन लोगों ने कैरी के घर में बरामद की थी। उस पर बंदूक तानी हुई थी। अब ली अपनी माँ रूथ से बंदूक नीचे कर खुद को सरेंडर करने के लिए कहती है, लेकिन वो कहती है कि अब तो तुमने उसको पकड़ लिया, अब वो आजाद है और तुम भी। जिसके बाद अगली गोली वो डॉल को मारती है, जिससे उस डॉल के सर से कोई काला धुआं निकल रहा होता है और यही धुआं हम ली के सर से भी निकलते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब कहानी एक बार फिर से अतीत के पन्नों में चली जाती है और हमें वही सफेद घर दिखाया जाता है जिसमें ली और उसकी माँ रहा करती थी। यहाँ हम डेल यानी कि लॉन्गलेग्स को देखते हैं जो कि पेशे से एक डॉल मेकर था और वो शैतान को ही मिस्टर डाउनस्टेयर्स कहता है। उस दिन वो ली को भी एक डॉल देने आया था, जिसकी वजह से बेचारी ली को कुछ भी याद नहीं है। ऐसे में फिर वो ली को मारने उसके घर पर आता है, लेकिन तभी उसकी माँ रूथ अपनी बेटी को जिंदा रखने के लिए शैतान के साथ एक डील करती है, जिसके तहत अगर वो उसकी बेटी की जान बख्श देगा तो वो उसके साथ काम में मदद करेगी। इसी दिन से लॉन्गलेग्स अलग अलग लड़कियों के लिए गुड़िया बनाता था, जिससे रूथ जिन लोगों का जन्मदिन 14 तारीख को पड़ता था उनके घर नन के रूप में जाती थी, ताकि किसी को पता भी ना चले कि वो कौन है, क्योंकि चर्च पर लोगों का काफी भरोसा रहता था। वो उनके घर जाकर कहती थी कि आपकी बेटी को चर्च की तरफ से ये डॉल उसके आने वाले जन्मदिन पर तोहफे के तौर पर मिली है। ये गुड़िया देखने में जितनी आकर्षक होती थी उतनी ही खतरनाक भी, क्योंकि इसमें शैतान का वास होता था। ये सबसे पहले घर के मुखिया को अपने वश में करता था और फिर ये खूनी खेल शुरू हो जाता। साथ ही साथ घरों में जो लॉन्गलेग्स का खत मिलता था उसे भी ली की माँ ही वहाँ रखती थी, जिससे लॉन्गलेग्स बिना कहीं जाए लोगों को मारकर शैतान को बलि देता था। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और ली की आंख उसी जगह खुलती है जहाँ पर लॉन्गलेग्स गुड़िया बनाया करता था। हैरानी की बात तो ये थी कि ये जगह कहीं और नहीं बल्कि खुद उसी का घर है, जहाँ पर वो कई सालों से रहा करती थी और इसके बारे में ली को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इसी दौरान उसके घर पर एक कॉल आता है जिसमें कोई उससे कहता है कि तुम कार्टर की बेटी रूबी की बर्थडे पार्टी के लिए लेट हो गई हो, और यहीं ली को याद आता है कि आज रूबी का जन्मदिन है। वो फौरन लॉन्गलेग्स की गाड़ी उठाकर कार्टर के घर पहुंचती है, जहां पर उसकी मां रूथ पहले से ही मौजूद थी। यहां तक कि उसके घर में वो गुड़िया भी पड़ी हुई थी। साथ ही साथ कार्टर और उसकी पत्नी अजीबोगरीब व्यवहार भी करने लगे थे, जिसका साफ साफ मतलब था कि गुड़िया अपना काम कर चुकी है। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद वो दोनों पति पत्नी किचन में केक लेने के लिए जाते हैं और तभी हमें मालूम पड़ता है कि कार्टर ने किचन में ही अपनी पत्नी को चाकू भोंककर मार डाला है और फिर रूबी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ली कार्टर पर गोली चला देती है। ये देखकर शैतान की पुजारी उसकी माँ रूथ रूबी को मारने के लिए अपना चाकू निकाल लेती है, मगर ली के होते हुए ये पूरी तरह से असंभव था। वो तुरंत अपनी माँ को भी गोलियों से भून डालती है। ली गुड़िया के सर पर भी गोली तान देती है और चला भी देती है, मगर बंदूक की गोलियां खत्म हो गई थी, इसलिए बिना समय गंवाए वो रूबी को वहाँ से चलने के लिए कहती है। मगर ना जाने क्यों ली जैसे ही गुड़िया की तरफ देखती है वो भी उसकी तरफ सम्मोहित होने लगती है, जिसके साथ ही ये दिलचस्प कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, मगर अपने पीछे एक सवाल छोड़कर जाती है कि आखिर ली ने उस गुड़िया को तहस नहस क्यों नहीं किया और उसे एकटक देखती क्यों रही। क्या वो भी अपनी माँ की तरह शैतान के रास्ते पर चलकर रूबी को मार डालेगी, या फिर रूबी की जान बचाकर वो उसे एक नई जिंदगी देगी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।